हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जो कि है आपके पॉलिटिकल साइंस का लास्ट लेक्चर, लास्ट चैप्टर, जो कि है 10th स्टैंडर्ड फिफ्थ चैप्टर, 10th स्टैंडर्ड पॉलिटिकल साइंस का फिफ्थ चैप्टर, जिसका नाम है चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन डेमोक्रेसी। सो हमारा जो ये इंडियन डेमोक्रेसी है उसके अंदर कौन कौन से चैलेंजेस को फेस किए हुए हैं इस पूरे जो हमारा इंडियन डेमोक्रेसी है उसके अंदर मल्टीपल कौन कौन से चैलेंजेस आए थे, किस तरह से कौन कौन से प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, ऐसी मल्टीपल चीज़ों के बारे में हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसीलिए इस चैप्टर के लेक्चर 1 के अंदर ही हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप सभी ने हिस्ट्री के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो हिस्ट्री का चैप्टर 1 से लेके 8 तक का चैप्टर जा चुका है, फटाफट से कंप्लीट कर लो। सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर रिमेनिंग है, उसे भी हम नेक्स्ट लेक्चर में बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे। ओके चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। ओके ये जो हमारा इंडियन डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी का मीनिंग समझते हैं हम लोग बच्चों। इससे पहले आप सभी को पता होगा कि जब अंग्रेज सरकार आई हुई थी, अंग्रेजों की सरकार चल रही थी हमारे इंडिया के अंदर, अंग्रेजों का कब्जा जब चल रहा था, उससे पहले कैसा रूल चलता था? मुगलों का रूल चलता था, है कि नहीं? उस टाइम पर राजा महाराजा का ये शासन चलता था, है कि नहीं? सो वो जो राजा महाराजा का शासन चलता था उसमें क्या होता था कि वो एक राजा है, उनके बच्चे ही क्या करेंगे, वो अगर उनका डेथ हो गया तो उनके बच्चे राजा बन जाएंगे, फिर अगर उनका डेथ हो गया तो उनके बच्चे राजा बन जाएंगे, उनके भाई राजा बन जाएंगे। ऐसे ही होता है कि नहीं? जो राजा महाराजाओं का जो पहला जो प्रिंसली स्टेट्स थे, आप अगर रिसर्च करेंगे तो उस तरह से आपको पता चल जाएगा कि जो राजा होता था, राजा का बच्चा ही अगला राजा बनेगा। किसी भी प्रजा के मेंबर का अधिकार नहीं होता था कि उसे राजा बनना है, उस राजगद्दी पर बैठना है, ऐसा किसी के पास अधिकार नहीं होता था। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर राजतंत्र चल रहा है। ठीक है, और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? प्रजातंत्र। क्या होता है उसका मीनिंग? प्रजातंत्र, जहां पर जो नॉर्मल पीपल है वो चुनेंगे अपना नेता, वो चुनेंगे अपनी सरकार कि हाँ हमें इस इंसान का ही सुनना है, हमें आगे बढ़ना है। अगर जस्ट सपोज कि कोई नॉर्मल पीपल है तो वो भी पीएम बन सकता है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि कोई एक राजा है वही पीएम बनेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, या पीएम का बच्चा ही नेक्स्ट पीएम बनेगा, नहीं, लोग जिसको चुनेंगे वही बनेगा आगे। जो प्रधानमंत्री है वही आगे बनेगा, जो राष्ट्रपति है वो वहां के मेंबर्स में से चुने जाते हैं कि नहीं? ये आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपका नेता कौन होगा, ये कौन चुनता है? ये नॉर्मल पीपल चुनते हैं। ठीक है, सो ये जो पूरा, इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, अब ऐसा होता कि आप में से किसी को पता ही नहीं होता कि डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है, इसीलिए मैंने पहले आप लोग को डेमोक्रेसी का मीनिंग समझा दिया। ठीक है, डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है? प्रजातंत्र, जहां पर प्रजा को, मतलब कि नॉर्मल पीपल को हक है, अधिकार है, वो वोट देकर अपना नेता चुन सकते हैं, चाहे तो वो भी आगे बढ़कर नेता बन सकते हैं। ठीक है, सो ये सारे अधिकार लोगों के पास होते हैं। अब ये जो डेमोक्रेसी है, इस चीज को बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज ने, जब ये डेमोक्रेसी फिक्स्ड हुआ नहीं था, सभी कंट्रीज में डेमोक्रेसी नहीं था। ठीक है, जैसे अभी इंडिया के अंदर भी इंडियन डेमोक्रेसी बहुत टाइम के बाद आया। ठीक है, लोगों के पास अधिकार, ये सारी चीजें, ये सब जो अलग अलग राइट्स है आप सभी के पास, एजुकेशन हो गया या राइट टू वोट हो गया, ऐसे मल्टीपल चीजें जो है ना, वो सारी चीजों का अधिकार आपको बाद में मिला। उससे पहले का टाइम जो था वो कैसा होता था, इस चीज के बारे में भी थोड़ा सा हम जानते हैं। तो उस टाइम पर कैसी चीजें होती थी? उस टाइम पर आपके पास किसी भी चीज का अधिकार नहीं होता था, जो राजा बोलेगा वही क्या करेंगे? प्रजा करेंगे, मतलब कि नॉर्मल पीपल करेंगे। ठीक है, सो ये जो डेमोक्रेसी है, इसे बहुत सारे जो अलग अलग कंट्रीज है, सभी कंट्रीज क्या कहते थे कि हमने भी डेमोक्रेसी को अपना लिया है। बट कुछ फ्यू कंट्रीज थे जिन्होंने इस डेमोक्रेसी को अपनाया हुआ था, मतलब कि जिन्होंने अधिकार दिया हुआ था लोगों को कि हाँ आप भी क्या कर सकते हैं? अपना नेता खुद से चुन सकते हैं, हमारी सरकार जो बनेगी वो आप लोगों की मर्जी से बनेगी। ऐसी चीजें, मतलब कि डेमोक्रेसी कुछ ही फ्यू कंट्रीज थी, जैसे इंडिया भी आ जाते, उस टाइम पर भले उन्होंने अपनाया नहीं था, बट धीरे धीरे उन्होंने भी डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पर
यही चीज़ें चलती है। बट आप लोग को आई गेस याद होगा साउथ कोरिया में ये चीज़ें नहीं चलती है, वहाँ पर जो है वही चुनते हैं, मतलब उनके पास मतलब नॉर्मल पीपल के पास बहुत सारे राइट नहीं होते हैं, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे अभी भी कुछ ऐसे प्लेसेस होंगे, मुझे एग्जैक्टली कुछ प्लेसेस के नेम नहीं पता है, सो आप अगर रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो बहुत सारी कंट्रीज उस टाइम पर, बहुत सारी कंट्रीज ऐसा दावा कर रही थी कि हाँ हमने भी डेमोक्रेसी को अपना लिया है, हमने भी लोगों को ये राइट्स दे दिए थे। बट ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो कुछ ही फ्यू कंट्रीज थी जिन्होंने इस चीज को अपनाया हुआ था, ठीक है। अब ये डेमोक्रेसी का मीनिंग हम समझ लेंगे कि डेमोक्रेसी लोगों का एक अधिकार, ठीक है, लोगों को अपना जस्टिस, लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए, इस चीज का अधिकार उनके पास होना है कि नहीं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके बाद इक्वालिटी होना, ऐसा नहीं कि हाँ जो रिच है वो सिर्फ रिच ही बनते चले जाए, जो पुअर है वो हमेशा पुअर ही बनता चले जाए। लोगों के अंदर इक्वालिटी लाना, जात पात से रिलेटेड हो गया, जो रिलीजन्स होते हैं उन चीज़ से रिलेटेड हो गया। उसके बाद अमीर गरीब तो हमने बताया है आपको। उसके बाद जो ट्राइबल पीपल्स है, फार्मर्स है, उनको भी थोड़ी सी इक्वालिटी मिलना। पॉलिटिक्स के अंदर भी आप खुल के बाहर आ सकते हैं, पॉलिटिक्स के अंदर भी क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि हाँ पॉलिटिक्स में जो भी चीज़ें हो रही है वो आम जनता को भी पता होना चाहिए। ऐसी मल्टीपल चीजें जहां पर एकदम बढ़िया तरीके से चलती है, वही क्या होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, हम हमारे टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है हमारा फर्स्ट टॉपिक, चैलेंज बिफोर इंडियन डेमोक्रेसी। ये जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसके बिफोर कौन कौन से चैलेंजेस हुए थे, वो सारे चैलेंजेस के बारे में हमें डिस्कस करना है। बस इन्हीं चैलेंजेस के बारे में अगर हमने कंप्लीट कर लिया तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट चैलेंज कौन सा था बच्चों, कम्युनलिज्म एंड टेररिज्म, ठीक है। सो फर्स्ट चैलेंज इज कम्युनलिज्म एंड टेररिज्म, फर्स्ट चैलेंज था। सेकंड चैलेंज क्या था हमारा, नक्सलिज्म, ठीक है। नक्सलवादियों के बारे में मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर नहीं आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, नक्सलिज्म के बारे में 9th स्टैंडर्ड में बढ़िया तरीके से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलो सो नक्सलिज्म भी एक बहुत, मैं अभी आप लोगों को अच्छी तरह से बताने वाली हूँ, सो पेशेंस, ओके। सो नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट चैलेंज था हमारा करप्शन, ठीक है। करप्शन अभी भी आप सभी को पता है बहुत बड़ा चैलेंज है, करप्शन है कि नहीं, करप्शन आपको हर जगह दिखाई दे देता है। उसके बाद क्रिमिनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, क्रिमिनलिज्म ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के अंदर क्रिमिनलिज्म होना बहुत ज्यादा, तो सभी को पता है कि कितना ज़्यादा होता है। ऐसी मल्टीपल चीज़ों को रोकने के लिए बहुत सारे अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ओके। नेक्स्ट इज सोशल चैलेंजेस, सोशल चैलेंजेस कौन कौन से हैं वो भी हम बढ़िया तरीके से देखने वाले हैं, ओके। चलो सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा कम्युनलिज्म एंड टेररिज्म। अब ये जो कम्युनलिज्म और टेररिज्म की हम बात करते हैं, ये कब आता है लोगों के अंदर, अगर कोई भी कंट्री है, ठीक है, कोई भी कंट्री में टेररिज्म क्यों बढ़ेगा, कोई रीजन होगा उसका, यस रहेगा उसका रीजन। सबसे पहले तो उस टाइम पर इक्वालिटी नहीं थी, ठीक है, इक्वालिटी नहीं थी लोगों के अंदर की, हाँ टेररिज्म और ये जो नक्सलिज्म है, ये दोनों आप अगर आराम से इजीली रिलेट कर पाओगे। कैसे, अब सभी को पता है जब भी वोटिंग वगैरह का टाइम आता है तो पहले लड़वा दिया जाता है, कैसे, किन लोगों को लड़वा दिया जाता है, जो ज़्यादा अपने आप को ऐसा दिखाना चाहते हैं कि हम इस कास्ट के हैं, हम उस कास्ट के हैं, लोगों को हाँ हिंदू है, हम हिंदू है तो भाई अपने आप को प्रमोट करते रहेंगे, हिंदू है तो हिंदू है ऐसे करना, मोमेडियन है तो वो मुस्लिम ऐसा ही करना। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है कि इन मूवमेंट पर बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है, ठीक है। सो ये सारी रीजंस के वजह से रिलीजन सबसे बड़ा रीजन है कि रिलीजन की वजह से बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ झगड़े जो भी होती है ना, बहुत ज्यादा लेवल पर ये जो रिलीजन हो गया ना, इन्हीं चीजों की वजह से बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सो टेररिज्म इंक्रीज होता है रिलीजन्स के वजह से। सबसे पहला रिलीजन, जैसे सपोज कि किसी को नहीं पसंद है कि ये रिलीजन के लोग हमें इस जगह पे नहीं चाहिए, तो अगर उन्हें उस जगह पे नहीं चाहिए तो वो कुछ ना कुछ प्लानिंग करेंगे, अपने माइंड में कुछ ना कुछ सोचेंगे, थॉट उनके मन में आता रहेगा कि हम इनको उड़ा देंगे, हम इनको ये कर देंगे, दूसरी कंट्रीज से हमले हो जाना, लोगों के अंदर बिल्कुल भी एकता ना होना, लोगों के अंदर बिल्कुल भी एक साथ जुट होकर एक दूसरे के बारे में सोचना, एक दूसरे के लिए सोचना, एक दूसरे की हेल्प करना, ऐसी कुछ भी चीज़ें उस टाइम पर नहीं हुआ करती थी। उस टाइम पर लोग एक दूसरे से बस ईर्ष्या की भावना रखते थे, एक दूसरे से बस लड़ने की भावना रखते थे कि हाँ ये इस रिलीजन के है तो हम इनको खत्म कर देंगे। तो ऐसी चीजों के वजह से ये जो कम्युनलिज्म है और ये जो टेररिज्म है, ये उस टाइम पर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा था और बहुत ज्यादा लेवल पर जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट चैलेंज क्या था बच्चों,
नक्सलिज्म का मतलब क्या होता है बच्चों? नक्सलिज्म का एक बेसिक मीनिंग आप पहले समझ जाओ कि ऐसे कुछ मतलब नक्सलिज्म ना ऐसा नहीं होता कि हाँ दूसरे कंट्री के लोगों ने आके मतलब हमारे ऊपर हमला कर दिया या अपनी कंट्री के लोग आपस में लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता नक्सलिज्म के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट से लड़ाई होती है, अपने ही कंट्री के गवर्नमेंट से उनकी लड़ाई होती है, अपने स्टेट के सीएम वगैरह से लड़ाई होती है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उनको गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उनको इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, उनके लिए कुछ चीजें प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो नक्सलिज्म इसीलिए इंक्रीज होता है क्योंकि गवर्नमेंट उन्हें इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं करता, उन्हें जस्टिस प्रोवाइड नहीं करता। अगर उनके एरिया में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, जैसे अगर यहाँ पर हम लोग नक्सलिज्म की बात करें तो उस टाइम पर कुछ फार्मर्स थे और ट्राइबल पीपल्स जो होते हैं, जो जंगलों में ज्यादातर रहा करते, एक जगह से दूसरे जगह पर जा जाके रहा करते, तो ऐसे ट्राइबल पीपल्स और जो फार्मर्स होते हैं उन लोगों को इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं हो रही थी। इसकी वजह से उस टाइम पर ये जो नक्सलिज्म है, नक्सलवादी मतलब कुछ लोग एक ग्रुप बना लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने ग्रुप के अंदर रखना चाहते हैं। उनके माइंड में ना गवर्नमेंट के खिलाफ चीजें भरते हैं कि गवर्नमेंट हमें ये चीजें प्रोवाइड नहीं कर रहा, गवर्नमेंट हमें हेल्प नहीं कर रहा, गवर्नमेंट हमें जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ऐसी चीजें उनके माइंड में ला ला के एक ग्रुप तैयार करता है और वो ग्रुप गवर्नमेंट के खिलाफ काम करती है, गवर्नमेंट से लड़ने का काम करती है। तो वही ये चीजें बहुत ज्यादा उस टाइम पर इंक्रीज हो रही थी, नक्सलिज्म बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा था क्योंकि फार्मर्स एंड ट्राइबल पीपल्स के साथ बुरी चीजें हो रही थी, उन्हें जस्टिस प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था। तो ये एक बहुत ही मेजर इशू बन गया था उस टाइम पर, ठीक है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे इंडियन डेमोक्रेसी का, जब ये चीजें हुई नहीं थी, ठीक है। सो टेररिज्म एंड नक्सलिज्म, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। करप्शन, अगर करप्शन की बात करें तो करप्शन किस पैमाने, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर करप्शन नहीं होता? हर जगह पे करप्शन होता है। आपको कोई चीजें बनवानी है, ठीक है, कोई भी जैसे कोई भी चीज़ें गवर्नमेंट से रिलेटेड, कोई भी फॉर्म्स वगैरह आपको निकालनी है, कुछ भी चीज़ें आपको आगे जाना है, आपको जल्दी करवानी है कोई भी चीज़ें, तो आप थोड़े से पैसे देंगे, हो जाएगा। आपका कोई रिलेटिव रहेगा तो आपको आगे ले जाएगा। तो ऐसी जो चीज़ें होती है ना, यही सारी चीज़ें क्या करती है? करप्शन को पैदा करती है कि नहीं? सो ये करप्शन को इंक्रीज करती है यही सारी चीज़ें। और उस टाइम पर ये करप्शन जो था वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था क्योंकि लोगों के अंदर जो जितने भी पीपल है सभी लोग क्या कर रहे थे? करप्शन को इंक्रीज करने का काम कर रहे थे। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तो वो लोगों को पैसे बांटकर आगे बढ़ जाना या लोगों को मतलब गलत चीज़ें करना, गलत तरीके से आगे बढ़ना, तो ऐसी मल्टीपल चीज़ें हो रही थी गवर्नमेंट के अंदर, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। तो ये सारी चीज़ें ही किसके अंदर आ जाती है? करप्शन के अंदर आ जाती है, ठीक है। सो ये जो करप्शन है ये उस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था और अभी के टाइम पर भी करप्शन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि एकदम कम हो गया है, खत्म हो गया है। करप्शन अभी भी बहुत सारे एरियाज में होता है। जब भी आप थोड़े बड़े हो जाएंगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि ये करप्शन है क्या, ठीक है। चलो, सो करप्शन तो इंक्रीज हो ही रहा था बहुत ज़्यादा जगह जगहों पर। वोटिंग से रिलेटेड अगर हो गया तो अपने लोगों को बुलाकर मतलब लोगों में पैसे वैसे बांटकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने टीम में लाना, गलत चीज़ें बोलना और फिर बाद में जाकर उन चीज़ों से मुकर जाना, गलत वादे करना, फिर गलत वादों को, अपनी जो भी वादे आप कर रहे हो उन चीज़ों से मुकर जाना। ऐसी मल्टीपल चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही थी। गवर्नमेंट से ज़्यादा पैसे रखना, कोई भी पार्टी को अगर किसी काम के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, रोड बनवाने के लिए या नल बनवाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अपने पास रखना और मुश्किल से किसी जगह में टूटी फूटी रोड को थोड़ा बहुत रिपेयर करवा देना। तो ये सारी चीज़ें ही किसको इंक्रीज करती है? करप्शन को इंक्रीज करती है। सो गाइस, इसी तरह से करप्शन भी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा मेजर इशू बन गया था, ठीक है। सो मेजर चैलेंज फेस कर रहा था हमारा इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्रिमिनलिज्म ऑफ पॉलिटिक। ये जो क्रिमिनलिज्म है और पॉलिटिक है, इस चीज के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि जो ये पॉलिटिकल सिस्टम होता है, पॉलिटिक्स के अंदर सबसे पहला जो भी नेता चुना जा रहा है उस नेता का बैकग्राउंड चेक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया जा रहा है, अगर वो किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से आ रहा है, तो वो आगे भी जाकर क्या करेगा? वो क्रिमिनलिज्म को ही इंक्रीज करेगा, है कि नहीं? वो और ज्यादा दंगे कराएगा, और ज्यादा फसाद कराएगा। तो ये सारी चीजों की वजह से किस पर इंपैक्ट पड़ेगा? हमारे देश पर इंपैक्ट करेगा।
है कि नहीं। और ये जो देश है ना, ये हम सभी का है, ऐसा नहीं है कि ये देश सिर्फ किसी एक कास्ट का या एक रिलीजन या एक ही इंसान का है, ऐसा किसी का नहीं है। ये देश सभी लोगों का है जो इस देश के अंदर रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो या ईसाई हो, कोई भी कास्ट के हो, ये सभी का है जो इस भूमि पर जन्म लिया है कि नहीं। तो यहाँ पर गलत काम कराना ये उनकी जिम्मेदारी भी नहीं है कि ये यहाँ पर वो गलत काम करा सके या कुछ भी गलत चीज़ें करा सके। तो इसमें क्रिमिनलिज्म के अंदर आपको सबसे मेजर चीज़ें जो है, एक तो पॉलिटिकल पार्टी का बैकग्राउंड चेक करना। कोई भी पॉलिटिक्स में आ रहा है तो उसका सबसे पहला उसका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, उसका जो भी मतलब जो भी चीज़ें हो रही है, वो जो प्रोसेस है वो एकदम क्लियरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बढ़िया तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई किसी तरह से वो कोई गलत काम करके तो नहीं आगे बढ़ रहे हैं ना, कुछ गलत चीज़ें करके तो नहीं आगे बढ़ रहे ना। इस चीज़ को चेक करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो ये एक सबसे मेजर प्रॉब्लम था कि क्रिमिनलिज्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था, और क्रिमिनलिज्म सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था जो हमारा पॉलिटिक्स सिस्टम है, इस चीज़ के अंदर, हमारे गवर्नमेंट के अंदर ही क्रिमिनलिज्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था। जो पुलिस हो गया, ये भी लोगों को सपोर्ट नहीं करती। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मेजर इशू बन गई थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट जो है हमारा सोशल चैलेंज। अब सोशल चैलेंज की बात करें बच्चों, तो सोशल चैलेंज उस टाइम पर क्या हो सकती है? सोशल चैलेंज हमारे लिए, हम सभी लोगों के लिए कौन सी चैलेंजेस हो सकती है? सबसे पहला अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मेजर इशू है, पहले के टाइम पर भी और अभी के टाइम पर भी। बहुत सारे एजुकेटेड पीपल है बट उनके पास कोई भी रिसोर्स नहीं है, उनके पास कोई भी आगे, अगर जस्ट कोई बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है, बट उसके पास कोई भी रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, उसे किस तरह से एजुकेशन मिलेगा, वो कैसे आगे बढ़ेगा, कोई सपोर्ट ही नहीं है उसके पास। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा मेजर इशू है ये हमारे सोशल लेवल पर। लोग अगर पढ़े लिखे हैं तो उन्हें काम नहीं मिल पाना, ये भी एक बहुत बड़ा मेजर इशू है हमारे लोगों का। जो पुअर लोग, जो गरीब लोग हैं वो गरीब ही रहते हैं, और जो रिच पीपल है वो और ज़्यादा रिच पे रिच होते जा रहे हैं, और ज़्यादा अमीर पे अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं वो गरीबी ही झेलते जा रहे हैं, और उनके बच्चे भी गरीबी ही झेलते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जा रही है। जो चीज़ें लोगों को, जो अमीर लोगों को जो चीज़ें प्रोवाइड हो पाती है वो उनको नहीं प्रोवाइड हो पाती है। तो ये जो अनइक्वालिटी की प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ज़्यादा मेजर इशू हो गया हमारा। उसके बाद जो कास्ट से हो गया, कास्ट से रिलेटेड, अगर कोई अपर कास्ट का है तो वो वही आगे बढ़ सकता है, जो कोई लोअर कास्ट का है तो वो हमेशा नीचे ही रहेगा, वो हमेशा पीछे ही जाए। जो अपर कास्ट के लोग हैं वो हमेशा आगे जाएंगे, किसी भी बड़े पोस्ट पर वही लोग काम करेंगे। ऐसी मल्टीपल जो चीज़ें थी वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था किसके लिए? बिफोर इंडियन डेमोक्रेसी। सो इंडियन डेमोक्रेसी के बिफोर ये मल्टीपल चैलेंजेस थे। आई होप सो आप सभी को 1 2 3 4 5 चैलेंजेस, आई होप सो सभी को समझ में आ गया होगा कि ये सारे अलग अलग चैलेंजेस थे जो कि हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में फेस किए गए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट वे में आपको समझना है, बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हो आप, ओके। सो लास्ट तक वीडियो को देखना है। चलो, सो फर्स्ट टॉपिक हमारा जान लेते हैं कि क्या है। What steps should be taken to make Indian democracy successful? ये जो हमारा इंडियन डेमोक्रेसी है उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए, उसे बहुत ज़्यादा आगे ले जाने के लिए हमें कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उस चीज़ के बारे में जानेंगे। सबसे पहली चीज़, ठीक है, इसके अंदर हम लोग कुछ 4 चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहला और सबसे मेन थिंग क्या है? ये जो हमारा इंडियन डेमोक्रेसी है, आप सभी को पता है, अनइक्वालिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, अगर ये जो पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स के अंदर भी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, जो पॉलिटिक्स हो रहा है इस पॉलिटिक्स के अंदर भी लोगों को अधिकार होगा अपना नेता खुद से चुनने का, लोगों को मल्टीपल अधिकार मिलेंगे कि हाँ, जो मतलब गलत है उसे गलत ही प्रूफ करना, जो अगर सही है उसे सही ही चुनना। सो इसके अंदर सबसे मेजर इशू आ जाता है मेजॉरिटी का। सो हमेशा इसी चीज़ को प्रेफरेंस दिया जाता है कि जो मेजॉरिटी में है वही हमेशा विन होगा, जो माइनॉरिटीज़ में है वो विन कभी नहीं हो सकता, उसकी बातों को कभी सुना नहीं जाता, उसके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया जाता है, ठीक है। सो ये एक सबसे मेजर इशू हो जाता है कि हमेशा मेजॉरिटी ही विन होगा या मेजॉरिटी ही आगे जाएगा, जो माइनॉरिटी है वो हमेशा पीछे ही रहेगा। इस चीज़ को हटाना, जो मेजॉरिटी है उसकी बात भी सुनना, साथ ही साथ जो माइनॉरिटीज़ में है, जो कम लोग हैं, किसी चीज़, कोई बात है, कोई भी चीज़ है, उस चीज़ के
अंदर भी उनकी बातें सुनना, एटलीस्ट उनकी बातें सुनकर समझना कि उनकी थिंकिंग क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, सो उनको इक्वली ट्रीट करना, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है हमारे इंडियन डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने में। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हो जाता है हमारा, ये जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है उसके अंदर जो जैसे आप लोगों को पता होगा कि कोई अगर रिच किसी पॉलिटिकल पार्टी के, किसी पॉलिटिक्स का कोई नेता वगैरह हो, तो उनको थोड़ी सी मतलब छूट मिल जाना, और जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें बहुत जल्दी उनके लिए मतलब डिसीजन ले लेना, बट जो रिच है या जो बहुत बड़े नेता वगैरह के बच्चे हैं, तो उन लोगों को थोड़ी सी फ्रीडम मिल जाना, थोड़ा सा छूट मिल जाना। सो इस चीज़ के अंदर थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बिहेव करना कि जो भी पॉलिटिक्स हो रही है, इस पॉलिटिक्स के अंदर जो भी जजमेंट हो रहा है, जो भी जुडिशरी सिस्टम है, वो क्या होना चाहिए, एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये जो पूरा हमारा पॉलिटिक्स सिस्टम है वो पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। लोगों को अपने नेता के बारे में समझना, वो क्या करने वाले हैं, क्या चीज़ें कर रहे हैं, अभी ये वोटिंग सिस्टम किस तरह से चल रहा है, क्या लोग किस तरह से करने वाले हैं, इस चीज़ के बीच में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये चीज़ जब अगर होगी तो हमारा इंडियन डेमोक्रेसी और ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, सो इंडियन डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने का सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाँ गवर्नमेंट ही इस चीज़ के अंदर काम करेगा या किसी पॉलिटिक्स ही इसके अंदर काम करने वाली है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस चीज़ के अंदर हमें भी सामने से उभर कर आना पड़ेगा, अपने इस पूरे राज्य को एकदम ज़्यादा बेहतर बनाना, अच्छी तरह से आगे बढ़ाना, ऐसी मल्टीपल चीज़ों का काम, मल्टीपल चीज़ों के अंदर हिस्सा लेने का काम हमारा भी होता है। ठीक है, सो ऐसी बहुत सारी योजनाएं बनाई गई है जिसका नाम मैं ले रही हूँ। सो आप लोगों को पता ही होगा, ये सारी योजनाएं आपने कभी ना कभी सुना ही होगा कि ये लोगों ने खुद से इस चीज़ के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। लोगों को खुद से इसके अंदर हिस्सा लेंगे तभी जाकर उन्हें पता चलेगा ना, तभी जाकर वो खुल पाएंगे कि हाँ ये हमारा देश है, तो इस देश को स्वच्छ बनाना या इस देश को बहुत आगे ले जाना ये हमारा ही, हम लोग इसके अंदर आएंगे तभी जाकर ये चीज़ें आगे बढ़ेगी। नहीं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, अरे हमें क्या करना है, छोड़ो ना, वो चीज़ें हो रही है तो हमें क्या करना है, हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो बस अपना देखेंगे। तो अपना देखोगे तो फिर जाकर ये देश के अंदर आपका कंप्लेन करने का भी अधिकार नहीं होगा। ठीक है, सो ये हमारा इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो और ज़्यादा नीचे चले जाएगा। सो इसे स्ट्रांग बनाने के अंदर थर्ड स्टेप क्या आ जाता है, आपका बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, आपको हर एक चीज़ के अंदर हिस्सा लेना, आपके पॉलिटिक्स के अंदर समझना कौन सी चीज़ें कैसे हो रही है, एक्शन लेना, ऐसी मल्टीपल चीज़ें आपका अधिकार है। सो उसमें से सर्व शिक्षा अभियान, एक सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था, जिस अभियान के तहत शिक्षा का अधिकार सभी के पास होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान जो है ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है कि गवर्नमेंट को ही आकर यहाँ पर पूरा साफ सफाई करना चाहिए। अगर हम कचरा नहीं फेंकेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे कि हम कचरा इधर उधर ना फेंके, हम पर्टिकुलर जो कचरे की गाड़ी आती है या जो कचरा लेने के लिए लोग आते हैं उनके पास ही जाए या डस्टबिन में ही फेंके, तो इससे ही हमारा देश स्वच्छ होगा, है कि नहीं। सो इसके अंदर लोगों को ही हिस्सा लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही अपना एफर्ट डाले। तो ऐसी मल्टीपल योजनाएं बनाई गई है जिसके अंदर आप सभी को हिस्सा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलो, सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर हमारा जो ये चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। सो फिफ्थ चैप्टर मतलब कि आपका पॉलिटिकल साइंस का पूरा ये चैप्टर आज इसी लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे हम कुछ रिवीजन लेक्चर्स भी ज़रूर से लाएंगे, आप भर भर के कमेंट करो, उसी के हिसाब से हम आपके लिए लाइव लेक्चर्स भी लेके आएंगे और वन शॉट लेक्चर्स भी लेके आएंगे। ओके, सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी ने फर्स्ट चैप्टर से लेके फोर्थ तक के चैप्टर्स को नहीं देखा हुआ है, एक भी लेक्चर को मिस किया है, तो ज़रूर से कंप्लीट कर लो, ताकि बढ़िया तरीके से आपको सारी चीज़ें अच्छे से पूरा 5 चैप्टर बढ़िया तरीके से समझ जाए और इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स को आपको एकदम रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े, आपको कॉन्सेप्ट समझ जाए और आप खुद से लिख पाए। ठीक है, सो चलो, तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में, हिस्ट्री के लेक्चर में।